राइफल क्लब एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको वाइल्ड वेस्ट टाइप की गन फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है ये मूवी यहीं खत्म हो जाएगी? अगर आप चाह रहे हैं कि इस मूवी का हर एंगल आपको क्लियर हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं गारंटी करती हूँ इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है 1991 की, जहाँ केरला के एक शहर मैंगलोर में डॉन दयानंद अपने छोटे बेटे बिच्छू की बर्थडे पार्टी थ्रो करता है। डॉन दयानंद एक गन डीलर है और इसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा भीरा और छोटा बेटा बिच्छू। बर्थडे पार्टी में जान डालने के लिए एक डांस ग्रुप का शो भी है, जहाँ पे डांस ग्रुप की एक लड़की नादिया पे बिच्छू का दिल आ जाता है। बिच्छू बैक स्टेज आकर नादिया के साथ कुछ बदतमीजी करता है और उसी रूम में नादिया का बॉयफ्रेंड अली भी होता है। फिर क्या होना था, दोनों में होती है लड़ाई। अली एक किक मार के बिच्छू को खिड़की से गिरा देता है और वो डस्टबिन में जा गिरता है। अली और नादिया अब घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं। डॉन अब अपने बेटे को डस्टबिन से निकालता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन कन्नूर में हमें एक सुपरस्टार शाहजहान का घर दिखाया जाता है। बाहर उसके फैंस उससे मिलने के लिए बेताब हैं और अंदर वो रेडी हो रहा है। शाहजहान के पास विट्टू मुर्गन नाम की एक एक्शन फिल्म का ऑफर आया है और उस फिल्म की डिमांड है कि हीरो को अच्छे से गन चलानी आनी चाहिए। और इसी के चलते शाहजहान का मैनेजर उसे राइफल क्लब ले जाना चाहता है, जहाँ पे उसे शिकार करने और गन चलाने की ट्रेनिंग मिल जाएगी। तभी वहाँ अली का कॉल आता है और वो शाहजहान से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। लेकिन शाहजहान का दोस्त उससे कहता है कि वो आज ही वायनाड के लिए निकल रहे हैं, इसीलिए उससे बात नहीं हो पाएगी। अब शाहजहान अपने दोस्त और मैनेजर के साथ वायनाड के लिए निकल लेता है। राइफल क्लब वायनाड में है और एक समय पे यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। इसके बाद टीपू सुल्तान ने इसे अंग्रेजों से छीन लिया और अपना अड्डा बना दिया। और तो और अंग्रेजों की सारी बंदूकें और तोपों पर अपना कब्जा जमा लिया। टीपू सुल्तान के बाद क्रिश्चियंस ने इस जगह पे अपना कब्जा जमा लिया और वो ही अभी इसके करंट मालिक हैं। और अब इस जगह को सुल्तान बथेरी के नाम से जाना जाता है। कहानी पर वापस आए तो शाहजहान अब राइफल क्लब पहुंचता है। वहाँ पे एंट्री लेते ही उसे राइफल क्लब के 3 फाउंडर्स की फोटो मिलती है, जिसमें से 2 फाउंडर मर चुके हैं और तीसरा जो जिंदा है उसका नाम है लुनप्पन। इसके बाद यहाँ पे 2 लोग और आते हैं, एक है चर्च के फादर और दूसरे हैं एक शराबी से एडवोकेट कोशी। अब हम राइफल क्लब के सेक्रेटरी आवरण से मिलते हैं, जिसकी वाइफ है सिसिली। आवरण शाहजहान को अपने सारे हथियार दिखाता है। इसके बाद वो शाहजहान को बताता है कि उनके पास एक अंडरग्राउंड तिजोरी भी है, जहाँ पर उन्होंने सारा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का माल छुपाया हुआ है। फिर हम आवरण की छोटी बहन से मिलते हैं, जिसका पति है गोजो और ये लुनप्पन का बेटा है। आपको याद दिला दूं, लुनप्पन वही 3 राइफल क्लब फाउंडर्स में से एक है। लुनप्पन अपने जमाने में एक खतरनाक शिकारी था, लेकिन एक जंगली सुअर ने उन पे हमला कर दिया और अब वो व्हील चेयर पर है। इसके बाद आवरण शाहजहान को अपने परिवार वालों से और राइफल क्लब के दूसरे मेंबर्स से मिलवाता है, कॉन्ट्रैक्टर पनू से और उसकी वाइफ शिशम्मा, एडवोकेट कोशी और फादर जोशी। आवरण अब राइफल क्लब की सबसे बड़ी निशानेबाज इफ्ती से उनको मिलवाता है, जो कि राइफल क्लब के एक फाउंडर कोचू यूसुफ की बड़ी बेटी है। रात में सब साथ में डिनर करते हैं। वहीं शाहजहान का सबसे इंट्रोडक्शन हो जाता है। खाने के बाद आवरण शाहजहान और उसके दोस्तों को शिकार पर ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अली और नादिया आते हैं और वो शाहजहान को पूरी कहानी बताते हैं, वही जो डॉन के बेटे के बर्थडे पार्टी में हुई थी। अब आवरण शाहजहान को शिकार पे ले जाता है और बाकी के घरवाले आलिया और नादिया से घुलते मिलते हैं। आवरण जब शिकार के लिए निकल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो खुश हो जाता है। अब क्लब में एक कार आती है और उसमें से निकलता है बीरा, डॉन का बड़ा बेटा। बीरा इट्टी से क्लब के मालिक से मिलवाने को कहता है, लेकिन इट्टी उसे वापस भेज देती है, जिससे बीरा को शक हो जाता है कि अली और नादिया यहीं पर है। बीरा एक पीसीओ से अपने पापा दयानंद को कॉल करके सारी बात बता देता है। दयानंद बीरा से कहता है कि वो वहाँ पहुँच रहा है और तब तक जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाए। दयानंद उस समय हॉस्पिटल में होता है और पीछे से एक आदमी उसे बताता है कि बिच्छू मर चुका है। ये बात कॉल पे बीरा सुन लेता है और गुस्से में आकर अली के साथ साथ राइफल क्लब के सारे मेंबर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। राइफल क्लब में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और उस समय पत्ते खेल रहे थे। तभी वहाँ बीरा वहाँ पहुँचता है और हवा में फायरिंग शुरू कर देता है। वो डिमांड करता है कि अली और नादिया को उसे सौंप दिया जाए और वैसा वो मान भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही बीरा का ध्यान हटता है, राइफल क्लब के सारे मेंबर्स मिलकर उसके सारे आदमियों को मार देते हैं और बीरा के पेट में भी गोली लग जाती है। इसके बाद लुनप्पन सिसिली से कहता है कि आवरण को बुलाने के लिए सिग्नल भेजो। वहीं जंगल में आवरण सिग्नल देख तो लेता है, पर फिर भी आगे शिकार करने के लिए निकल जाता है। तभी जंगल में उन्हें एक बाघ दिखता है और सभी सतर्क हो जाते हैं। दूसरी साइड दयानंद वहाँ पहुँच रहा होता है और बीच में बीरा का आदमी उसे मिलकर उसे पूरी बात बता देता है। दयानंद ये सुन के एकदम टूट जाता है। भाई बंदे का पहला बेटा मार दिया, दूसरे के पेट में गोली लगी है, फेयर इनफ। लेकिन हमें पता चलता है कि बीरा अभी मरा नहीं है
इट्टी का एक्स हस्बैंड डॉक्टर है, अब वो उसका इलाज कर रहा है। ये सही है, पहले गोली भी मारो फिर खुद ही इलाज करो। धीरा को अचानक से होश आता है और वो चौक के सबसे दूर जाके टेबल के नीचे छुप जाता है। अब यहाँ सब उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने नहीं देता। तभी वहाँ दयानंद आता है, एकदम अनाथ, और अपने बेटे को वहाँ से लेके चला जाता है। लोनप्पन को शक होता है कि दयानंद वापस यहाँ आएगा, तो वो सिसिली से दोबारा आवरण को बुलाने के लिए संदेश भेजने को कहता है। सिसिली अब एक कुत्ते के जरिए आवरण को बुलाने का संदेश भेजती है, लेकिन कुत्ता आवरण तक पहुँचे उससे पहले ही बाघ उसका शिकार कर लेता है। आवरण को फिर भी एक चिट्ठी मिल ही जाती है जिसमें लिखा होता है क्लब अंडर अटैक। अब सुबह होती है और बीरा भी मर जाता है। दयानंद अब अपने दोनों बेटों का मौत का बदला लेने के लिए क्लब पहुंचता है। वहीं क्लब में एडवोकेट कोशी सभी बच्चों को लेकर वहां से निकल लेता है, लेकिन रास्ते में उसे दयानंद मिल जाता है और उसे शूट कर देता है। लेकिन किसी तरीके से कोशी बच्चों को बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब क्लब पे अटैक होता है और सारे क्लब मेंबर्स हथियार लेके उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। दयानंद के आदमियों में से एक स्नाइपर वाला होता है जो सभी आदमियों को मार रहा होता है। गोजो लोनप्पन के पास जाकर कहता है कि उनके पास ऑटोमेटिक गन्स और स्नाइपर है और हमारे पास ये बाबा आदम के जमाने की बंदूक है। हमें वो तिजोरी खोलकर उनमें से गन्स निकालनी होगी। लोनप्पन उसे बताता है कि तिजोरी की चाबी आवरण के पास है, तो तब तक किसी तरीके से उन्हें रोक के रखे। लेकिन उस स्नाइपर के आगे किसी की नहीं चलती और गोजो गुस्से में आके तिजोरी का दरवाजा ब्लास्ट कर देता है। अब तिजोरी खुलती है एंड गेस व्हाट, उसमें से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। गोजो अब गुस्से में अपने पापा से पूछता है कि सारी गन्स और हथियार कहाँ गए, जिस पर वो उसे बताता है कि कभी भी पुलिस चेकिंग हो सकती थी, इसी वजह से आवरण और उन्होंने मिलकर बंदूकों को किसी सेफ जगह पे रख दिया है। अब फाइनली आवरण जंगल से लौटता है और स्नाइपर को मार देता है। उसके बाद वो बाकी लोगों को भी मार गिराता है। अब सब मीटिंग करते हैं और लोनप्पन कहता है कि वो 13 लोग हैं और हमारे पास 45 गोलियां बची हैं, और क्योंकि हम लोग पेशेवर निशानेबाज हैं तो सबको मारने के बाद हमारे पास 6 गोलियां बचनी चाहिए, मतलब कि 3 गोली पर पर्सन। फिर होता है फाइनल शोडाउन, जहाँ पे राइफल क्लब के मेंबर्स एक एक गुंडों को चुन चुन के मार देते हैं। अब आते हैं फाइनल ट्विस्ट पर, जब दयानंद आवरण से एक एपिक 1-to-1 बैटल करने की डिमांड करता है, एकदम वाइल्ड वेस्ट स्टाइल। पर जब वो सामने आता है तो क्या देखता है? पूरे राइफल क्लब के मेंबर्स उसके सामने खड़े हैं। दयानंद का सोलो एक्शन प्लान थोड़ा ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट हो गया था और फिर उसे बिना कोई चांस दिए सभी ने गोलियों से उसका एकदम ग्रैंड वेलकम किया। बस इस बार का सीजन फिनाले कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोनप्पन सबसे बची हुई गोलियां रखवाता है और एग्जैक्टली 6 गोलियां बची होती हैं और फिर सभी एक साथ पोज देते हैं। तो ये सब हुआ पूरी मूवी में। तो क्या आपको लगता है इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा? अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। इसके 2 कारण हैं। पहला, डॉन को इतनी आसानी से मार दिया गया और उसका बैकअप कहाँ है? वो तो आया ही नहीं। और दूसरा कारण, वो तिजोरी का खजाना, मतलब आवरण ने जो बंदूकें छुपा रखी उसका भी कोई पता नहीं चला। तो शायद नेक्स्ट पार्ट में और भी ज्यादा फायरिंग और धमाका हो और हमें अंग्रेजों और टीपू सुल्तान की बंदूकें भी देखने को मिले। आपकी क्या थ्योरीज है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।